की थी, कोई फैसला नहीं हुआ कि हमको टर्मिनेट। ये उठ के बोर्ड में खड़े होकर चिल्लाने लगे तो मुझे भी फिर उसका जवाब देना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको ऊंची आवाज़ में करके जवाब दूं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मैंने कहा हमने कहा कि आप रिज़ाइन कीजिए, मुझसे कहा उन्होंने, तो हमने कहा आप भी रिज़ाइन किया, आपने 20 साल से कोई काम नहीं किया। 62 एकड़ ज़मीन, उसका नक्शा मेरे पास, उसके पेपर्स मेरे पास पड़े हैं। मैंने वो बोर्ड में ला के पास भी कराया कि नवाडा में आप यूनिवर्सिटी और स्कूल के साथ में एक ऐसा तालीमी इदारा कायम कर सकते हैं, ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुपर स्ट्रक्चर के पैसे हम लोग जुटा लेंगे उस पर। वो मैंने बोर्ड में पेश किया। मैंने स्कूल की रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के लिए, हमारे स्कूल कैसे होने चाहिए, उसमें से कुछ मैंने मसौदा लेके एक प्रपोजल दिया, बोर्ड में भी रखा, बोर्ड ने पास भी कर दिया। उन्होंने उसको मार्क कर दिया SM खान साहब। वो आज तक पेपर कहाँ है, उस पेपर का पता नहीं। ये तो ऑफर मैंने दिया था कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके फुटप्रिंट्स यहाँ हमेशा बने रहें। अगर एज का ये क्राइटेरिया निकालना है MOU से तो अभी निकाल दीजिए, उसको बाद में मुश्किल होगी। When I did, वो तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप खुद सदर लड़ना चाह रहे थे और पता नहीं क्या क्या एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं। बुराई क्या है? अगर मैं सदर लड़ना चाह रहा था तो इसमें बुराई क्या है, ये बताइए मुझे। एक तो सिराज साहब, एक तो मैं उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूँ, सिराज साहब या कोई भी आदमी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे, आपके चैनल पे दे लाके, हमें नहीं दे, आपको दे लाके, कि किसी के साथ, हमने किसी मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार किया हो या ख़राब ज़बान यूज़ की हो। वो ये चाहते ही नहीं थे कि उनके अलावा किसी और आदमी का यहाँ नाम ऐसा हो जो आगे आगे चुनाव लड़ सके। रही बात प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने की, तो ना मैं ज़िंदा रहने वाला हूँ हमेशा, ना आप रहेंगे, ना सिराज साहब ज़िंदा रहेंगे। तो कोई तो टेक ओवर करेगा इसको। अगर मुझ में क़ुव्वत होगी मैं टेक ओवर करूँगा। आप भी आज मेंबर हैं, अगर आप में क़ुव्वत होगी, आप अच्छे काम करेंगे तो आप भी टेक ओवर कर सकते हैं। वो तो किसी की बपौती है नहीं। और शर्म नहीं आती है? टर्मिनेशन जिस दिन इन्होंने किया, हालांकि गलत था, उस मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जब ये कहते हैं कि टर्मिनेशन हुआ, उसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ। मेरे पास उसके प्रूफ हैं। हमारे साथ सिकंदर हयात साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने उसके बाद वो मैसेज लिखा, मैसेज भी दिखा देता हूँ आपको, कि दिस वॉज अनफॉर्चुनेट, दिस डिसीजन वॉज नेवर टेकन, इट वॉज लेफ्ट, कि ठीक है हम लोग देखेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि सिराज साहब की आना, दूसरी तरफ सिराज साहब के लोग कहते हैं साहब इनसे इतना अच्छा हम्बल इंसान तो पैदा ही नहीं हुआ कि लोगों को साहब कह के बात करते हैं, झुक के मिलते हैं, और आप एक तरफ आना की बात कर रहे हैं। वाई सिराज साहब, अगेन एंड अगेन वी हैव सीन हिज रिजीम इन लास्ट 20 years, he had done nothing. झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बदरुद्दीन साहब मौजूद हैं। बदरुद्दीन साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये जो टीम, अभी जो आउटगोइंग टीम है, उसके सेक्रेटरी थे और सिराज साहब की टीम का एक बड़ा पार्ट थे और इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन बीच में क्या कुछ हुआ, नौबत यहाँ तक आ गई कि बदरुद्दीन साहब जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इन्होंने काफ़ी इदारों में काम किया, वक्फ से लेकर के मदरसों से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे मंत्रियों के साथ रहे हैं, चाहे वो भाजपा की रिजीम हो या कांग्रेस पार्टी की रिजीम हो, रहमान खान साहब से लेकर के नजमा हेमतुल्लाह तक काफ़ी लंबे समय से ये काम करते रहे हैं। लेकिन क्या वजह ऐसी हुई कि बदरुद्दीन साहब की प्राइमरी मेंबरशिप भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उस वक्त के जो सदर थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन्होंने टर्मिनेट कर दी। कहा यही जाता है, हालांकि सिराज साहब का ये कहना है कि पूरे बोर्ड ने टर्मिनेट की थी। इस पूरे मसले पे हम बातचीत करेंगे। बदरुद्दीन साहब, वतन समाचार में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इस वक्त निकाला मुझसे बात करने का। हालांकि मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन आज ये बहुत ज़माने पहले से, आपने पहले भी कहा था मुझसे कि इस मामले पे मैं बात करूं, टर्मिनेशन के मामले पे, लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर पब्लिक चैनल पे या आप सोशल मीडिया पे जाके उस ज़माने में अगर मैं बात करता तो कहीं ना कहीं बदनामी सेंटर की होती। तो मैंने कभी बात इस सिलसिले में किसी मीडिया से बात नहीं की, ना ही मैंने किसी को कोई प्रेस रिलीज़ भी दिया कि मेरे साथ ऐसी ज़्यादती हो रही है। जिन मेंबर्स को मालूम था उनको मालूम था, हत्ता कि मैं मेंबर्स तक भी नहीं पहुंचा अपनी ये शिकायत लेके कि मेरी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई है। 2019 में आपको मालूम है चुनाव हुआ और पैनल पूरा जीत के आया। कमर साहब उस पैनल में नहीं थे, लेकिन चूंकि उनकी अपनी एक शख्सियत है, वो पहले भी इंडिपेंडेंट जीत के आए, इस बार भी 2019 में इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो आते ही हमने फिर, चूँकि यहाँ
जब मैंने देखा, आपको याद होगा अगर आप उस वक्त थे, 2019 के थोड़ा पहले एक एजीएम हुई थी यहाँ। तो उस एजीएम में मुद्दों को छोड़ के तमाम लड़ाई झगड़ा, कोई खड़ा बोलने के लिए खड़ा हो तो उसको बोलना नहीं दिया जाए। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर बॉडी में आ गया तो कुछ काम ऐसे सब लोगों को साथ में लेके ऐसे करेंगे जो यहाँ ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हारमोनी प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, नौजवान तबका है, माइनॉरिटी का तो है ही, उसके अलावा भी जो नौजवान तबका है जिनको रोज़गार की ज़रूरत है उनको हम गाइड करें। स्कूल कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जैसे तमाम इदारे काम करते हैं जिसकी वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में शामिल है। तो उस सोच को मैं आगे लेके आगे बढ़ा और यहाँ 2019 में आके मैंने चुनाव लड़ा, एग्जेक्टिव को मैंने चुनाव लड़ा। एग्जेक्टिव कमेटी में मुझे आपकी दुआ से लोगों इतना मुझे प्यार मिला हमारे मेंबरान का कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले उसमें। तो ये काम हमने जैसे ही हुआ तो फिर सब लोगों ने यहाँ ये सोचा, मेरा नाम प्रपोज़ किया सेक्रेटरी के लिए, कमर अहमद साहब ने, उसमें अबरार साहब ने, जमशेद साहब ने, बाकी लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की कि भी आपसे बेहतर कोई सेक्रेटरी यहाँ नहीं होगा, आप इस जिम्मेदारी को संभालें। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई। सिराज साहब ने भी कहा कि मुनासिब नाम है, तो वो काम हमने आते ही मतलब उस आई बिकेम द सेक्रेटरी। एंड उसके बाद में हमने जो मिनिस्ट्री में काम किए थे, जो हमारा एक्सपीरियंस था मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, उन तमाम चीज़ों को लेके 2019 के आखिर तक 20, 22, 24 में कागज़ है मेरे पास, मैं दे दूंगा, ऐसे इनिशिएटिव लिए जो बहुत ही पैथ ब्रेकिंग थे। और उसमें तमाम जितने बोर्ड के लोग थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने सब ने उन इनिशिएटिव्स को पसंद भी किया और बोर्ड में पास भी कर दिया। अब जितने इनिशिएटिव पास होते हैं बोर्ड में, उसकी जिम्मेदारी इम्प्लीमेंट करने की प्रेसिडेंट ऑफ आईआईसीसी की होती है, जो हुआ नहीं। उनमें से एक भी इनिशिएटिव आज तक ज़मीन पे नहीं उतारा गया। मैंने ये कहा कि यहाँ एसओपीज़ बनाइए ताकि काम जो है वो ठिकाने से हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बनाइए, बाय लॉज बनाइए, केपीआईज बनाइए, फाइनेंस मैनुअल बनाइए। अगर पैसा खर्चा करना है तो कैसे पैसा खर्च होगा उसका एक मैनुअल होना चाहिए आपके सामने, किसकी क्या फाइनेंशियल पावर्स होंगी वो होना चाहिए, और बोर्ड के लिए गए डिसीजन के पे जो खर्चा होता है उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि वो नीचे से पास होता हुआ है, फिर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उसको साइन कर दें और वो खर्चे किए जाएं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया, ना ही कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की। उसके बाद में मेरे ख्याल से 2020 में कोविड आ गया था, अगर आपको याद हो 2020 की बात है, कोविड आ गया। कोविड में पूरी दुनिया आपको मालूम है परेशान थी, मतलब हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया परेशान थी। और कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ करना चाह रहे थे, लोग जैसे दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे खाने का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे यहाँ किचन भी है और हम मेंबरों से अगर ये अपील करते ठीक से कि हमें थोड़ा सा पैसा दीजिए यहाँ, चाहे वो जो ज़कात देना चाहे वो ज़कात का पैसा दे दे, जो चैरिटी का पैसा देना चाहे वो चैरिटी का पैसा दे दे, या यूं ही कोई पैसा देना चाहे लोगों की मदद के लिए तो पैसे दे। तो हमने सिराज साहब से ये कहा कि एक अपील डालिए उस पर। खैर वो मैंने एक अपील डाल भी दी कि अगर पैसे आएंगे तो अकाउंट में आएंगे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अकाउंट में, आईआईसी के अकाउंट में आने, मेरे पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आने वाले ना वो। और उससे वो खर्चा होगा। तमाम दुनिया जहाँ लोग, हर घर में 2-2, 4-4 मौतें हुई, आपने देखा। तो अगर जब हमारा मुल्क इतनी बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन, सिखों के इंस्टीट्यूशन ने कितना काम किया आपको याद है, दूसरी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन ने दिन रात लोगों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए लोगों की मदद की, और हमने किसी को एक चावल का दाना भी नहीं पहुंचाया, एक दवाई की गोली भी हमने नहीं पहुंचाई। हमने उस पर बहुत प्रेस किया और एहतजाज भी किया। वहाँ से हमारे और सिराज साहब के टकराव नहीं कहेंगे, इख्तलाफ राय शुरू हो गई। और वो चाहते नहीं है कि कोई आदमी यहाँ आके काम करे। अरे भी ठीक है, आप प्रेसिडेंट हैं, हम लोग सब काम करेंगे, बोर्ड के एग्जेक्टिव का काम नाम आप ही का होने वाला है कि प्रेसिडेंट सिराज कुरैशी, आप आईआईसीसी और प्रेसिडेंट दो ही नाम आएंगे। आप इमेजिन करें कि अगर हमारी कोई एक वैन जिस पे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लिखा होता
और वो जाके जनकपुरी में राशन बांट रही होती, या ऐसे मोहल्ले जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई रहते हैं उन मोहल्लों में जाके दवाइयाँ बांट रही, तो क्या मैसेज जाता? हारमनी, हारमनी, यही तो मकसद है इस सेंटर का। ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटीज। एब्सोल्युटली नो डायलॉग was ever established to bridge the gap during the last 20 years. Who is responsible for it? लेकिन बदरुद्दीन साहब, आपकी सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन सिराज साहब ने बाकायदा अभी एक पब्लिक मीटिंग में आपके ऊपर कई सारे संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साहब, वो आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हमको तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं, हालांकि उसको भी हमने पब्लिश नहीं किया है। दूसरा उनका आरोप ये था कि साहब, बदरुद्दीन साहब ने मेंबरों के साथ अभद्रता की और काफ़ी सख्त कहा, तो मेंबरों ने आकर के सिराज साहब पे प्रेशर बनाया कि साहब इनको हटाइए यहाँ से। अगेन सिराज साहब उसके लिए तैयार नहीं हुए, फिर दोबारा आया, तो इस तरह से बाकायदा आपको टर्मिनेट किया गया। गलत, सरासर गलत है। एक तो सिराज साहब, एक तो मैं उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूँ, सिराज साहब या कोई भी आदमी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे, आपके चैनल पे दे लाके, हमें नहीं दे, आपको दे लाके, कि किसी के साथ हमने किसी मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, या ख़राब ज़बान यूज़ की हो, या हमने किसी को किसी उनके जो अधिकार हैं, वो जो उनके राइट्स हैं, उसको लेने में हम कभी रुकावट बने हो, तो आप अपनी चैनल में आज अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, कोई मेंबर आके आपको बता दे, हमको डायरेक्टली बता दे उनका नाम और उनका लाइफ मेंबरशिप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप ले लीजिएगा, हम उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, और वो भी आके आपके चैनल पे बात करें कि हमने ऐसा किया है। ये सरासर गलत है। वो ये चाहते ही नहीं थे कि उनके अलावा किसी और आदमी का यहाँ नाम ऐसा हो जो आगे आगे चुनाव लड़ सके। रही बात प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने की, तो ना मैं ज़िंदा रहने वाला हूँ हमेशा, ना आप रहेंगे, ना सिराज साहब जिंदा रहेंगे, तो कोई तो टेक ओवर करेगा इसको। अगर मुझ में कुव्वत होगी मैं टेक ओवर करूँगा, आप भी आज मेंबर हैं, अगर आप में कुव्वत होगी, आप अच्छे काम करेंगे तो आप भी टेक ओवर कर सकते हैं। वो तो किसी की बपौती है नहीं, ये मेंबर तय करेंगे, मेंबर चुन के लाएंगे जिस प्रेसिडेंट को। और मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता हूँ यहाँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर मेंबर्स चाहेंगे तो मैं, ये चुनाव जो आने वाला है, मेंबर चाहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे चेंज लाना था, वो I have tried my best to bring about the change and that's it, nothing else. तो फिर क्या वजह रही कि मतलब एक सीनियर ऑफिसर्स को इतनी रुसवाई का सामना करना पड़ा, जबकि एक मौक्कर आदमी, और उसको सेंटर से उसका टर्मिनेशन लेटर गया? अना, सिर्फ अना, और उनके साथ 3-4 लोग, और शर्म नहीं आती है? टर्मिनेशन जिस दिन इन्होंने किया, हालांकि गलत था, उस मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जब ये कहते हैं कि टर्मिनेशन हुआ, उसमें कोई फैसला ही नहीं हुआ, मेरे पास उसके प्रूफ है। हमारे साथ सिकंदर हयात साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने उसके बाद वो मैसेज लिखा, मैसेज भी दिखा देता हूँ आपको कि दिस वॉज अनफॉर्चुनेट, दिस डिसीजन वॉज नेवर टेकन, इट वॉज लेफ्ट, कि ठीक है हम लोग देखेंगे इसको क्या करेंगे, और उस मिनट्स में ये लिख दिया गया कि आप का टर्मिनेशन हो गया। कितनी शर्म की बात है ये, झूठ बोलना कितने शर्म की बात है ये। और मैं, आप तो कह रहे हैं झूठ है, लेकिन सिराज साहब ने अंदर रिकॉर्ड ये सारे एलिगेशंस आप पे लगाए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सिराज साहब किया ना, दूसरी तरफ सिराज साहब के लोग कहते हैं साहब इनसे इतना अच्छा हम्बल इंसान तो पैदा ही नहीं हुआ कि लोगों को साहब कह के बात करते हैं, झुक के मिलते हैं, और आप एक तरफ अना की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखा ना आपने, इन्होंने पिछले चुनाव में ये कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए आया हूँ, इसके बाद में मैं चला जाऊँगा। आज भी उनकी ये ख्वाहिश जिंदा है। ये तो कुछ लोग चले गए कोर्ट में, मेंबर्स, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइट द इलेक्शन। आज भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़े चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़िए, जिसमें दम होगा वो जीत के आएगा। और अब तो वो यहाँ पे वो आदमी जीत के आएगा जो ये वादा करेगा कि वो काम करेगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लागू करेगा। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी टीम में आज की जो बीओटी मौजूद है, उसमें बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है उनमें से, क्या दिक्कत है? वाई सिराज साहब अगेन एंड अगेन, वी हैव सीन हिज रिजीम इन लास्ट 20 ईयर्स, ही हैड डन नथिंग। और वो ये कहते हैं सेंटर उन्होंने बनाया, सेंटर यहाँ पे जब वो आए तो सेंटर का ढांचा पूरा बन चुका था, उन्होंने आगे फिनिशिंग की, वो भी मेंबर्स का पैसा। तो व्हाट इज हिज पर्सनल कंट्रीब्यूशन?
ज़रा उनसे जाके आप पूछिए और आगे अपने ही चैनल पे उसका जवाब दीजिए। आप तो कहते हैं कि साहब ढांचा बन चुका था, सिराज साहब कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे कारोबार को दांव पे लगाया, अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगाया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए। कोई आदमी आपको मिलेगा ऐसा जो सेंटर के लिए, जहाँ परमानेंसी नहीं है, आज हैं आप कल नहीं रहने वाले हैं, वो अपना बिजनेस दांव, क्या ये समझ में आने वाली बात है कि सेंटर के लिए आप अपनी पूरा बिजनेस, पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देंगे? और इस सेंटर ने सिराज साहब को जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उससे कई गुना, हज़ारों गुना इस सेंटर ने उनको वापस किया। आज उनकी पहचान सिराज कुरैशी साहब की सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वजह से है। और जितनी जल्दी वो इस बात को सबको समझना चाहिए कि ज़िंदगी आज है, कल नहीं रहने वाली है। आपके किए हुए काम जो आपने फलाह के लिए किए हैं, जो आपने गरीब लोगों के लिए किए हैं, जो आपने मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, उसको लोग याद रखते हैं। आप कितने दिन प्रेसिडेंट रहे उसको कोई याद नहीं रखने वाला। अभी हमारी बीओटीज़ में से कुछ मेंबरों से बात हुई, हमने इंटरव्यूज़ भी किए, उन्होंने साफ कहा कि साहब हम लोग चाहते थे कि सिराज साहब की बाइज्जत विदाई हो और उसके बाद वो लाइफ टाइम उनको पैटर्न बना दिया जाए, जो भी आउटगोइंग प्रेसिडेंट हो एक वक़ार उसका मलहूज़ रहे। लेकिन सिराज साहब उसने उसमें भी शर्त लगा दी कि चलेगी हमारी ही, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2019 की बात है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये शायद मार्च के महीने की बात है। मैंने इनसे समय मांगा। एक तो ये बहुत बिजी आदमी है, मतलब ऐसा है कि असल में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो 2-3-4 दिन के, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ, मैं समय मांग रहा हूँ तो समय नहीं मिल रहा मुझे, 4 दिन के बाद समय मिल रहा है। मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इनका एक ऑफिस है, वहाँ इनसे मिलने गया तो मैंने इनसे फ्लैट एक सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए अभी हम लोगों ने शुरू किया, अभी 5 साल बाकी है, एक तो हमें कुछ करके दिखाना होगा, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, ऐसा लोग कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, तो कुछ ऐसा कर दें हम लोग ताकि लोग आगे आने वाले 5 साल जो हमारे कंस्ट्रक्टिव जाएं और पीछे जो कुछ नहीं हुआ है उसको लोग भूल जाएं। और मैंने कहा अगर आपकी ख्वाहिश है कि फिर से यहाँ इलेक्शन, मैंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है, आई एम सॉरी इट वाज द अदर, मैंने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक आप जिंदा हैं आपके फुटप्रिंट्स यहाँ रहें। और ये एज के बढ़ाने का जो मामला है, मतलब 75 आपकी एज नहीं, मतलब सिराज साहब की एज नहीं, उसमें जो ये एज 75 लिखी हुई है, अगर उसको निकालने का मामला हो तो उसको अभी करिए। मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसको बोर्ड में ला के पास करा दें, 75 के बाद भी आदमी इलेक्शन लड़ सके। तब भी उन्होंने मुझसे ये कहा कि ना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, आप लोग हैं देखिएगा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इसकी बिल्डिंग बन जाए। तो उसको भी 5 साल गुजर गए, वो बिल्डिंग भी नहीं बनी, ना कोई काम हुआ। हमने, हमारे एक दोस्त हैं बारी साहब, मैं आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को, उनको मैंने राज़ी किया। नवाड़ा बिहार में 62 एकड़ ज़मीन, उसका नक्शा मेरे पास, उसके पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, मैंने वो बोर्ड में ला के पास भी कराया कि नवाड़ा में आप यूनिवर्सिटी और स्कूल के साथ में एक ऐसा तालीमी इदारा कायम कर सकते हैं। ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुपर स्ट्रक्चर के पैसे हम लोग जुटा लेंगे उसमें। वो मैंने बोर्ड में पेश किया। मैंने स्कूल की रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, हमारे स्कूल कैसे होने चाहिए, उसमें से कुछ मैंने मसौदा लेके एक प्रपोजल दिया, बोर्ड में भी रखा, बोर्ड ने पास भी कर दिया, उन्होंने उसको मार्क कर दिया SM खान साहब। वो आज तक पेपर कहाँ है उस पेपर का पता नहीं। अगर उस नवाड़ा की ज़मीन पे जाके आप यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख देते तो कुछ तो शक्ल उसकी 5 साल में निकल के आती कि नहीं आती है, बताइए। ये नुकसान किसका किया है? हम लोगों ने, ये हम लोग सब जिम्मेदार हैं उसके। ये नुकसान जो हुआ है मुल्क का और कम्युनिटी का, उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अब आगे नहीं चलेगा ऐसा। लेकिन बदरुद्दीन साहब, आप लोग इतने सभ्य लोग हैं सारे, मतलब इसमें 4000 लगभग मेंबर हैं, लेकिन अफसोस की बात ये जो सूत्रों से खबर आ रही है कि काफ़ी मेंबर्स जो है वो पेपर पे बना दिए गए हैं, पर्ची पे बना दिए गए हैं। ये तो हीनियस क्राइम है अगर देखा जाए तो, और उसके लिए आप सब मुजरिम माने जाएंगे। हाँ, मतलब जिस ज़माने में हुआ, अब ये तो देखना, चूँकि मैं तो, मेरी मेंबरशिप अभी बहाल हुई है, 10-15 दिन की बात है, तो और मैं आजकल यहाँ आता भी नहीं हूँ, चूँकि मुझे अपना ऑफिस का काम होता है। मैं ऑफिस से निकलता हूँ 6:30-7 बजे, तो मुझे समय नहीं होता, जब यहाँ तक पहुँचता हूँ तब तक यहाँ समय हो चुका होगा। तो अब ये चूँकि ऑब्जर्वर कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, वो उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसमें अगर कोई मेंबर ऐसा है कि जो फर्जी मेंबर है, तो वो ऑब्जर्वर साहब बोर्ड के सामने लाएं, बोर्ड उसका फैसला करेगा।
लेकिन इतने संजीदा लोग भाई, आप लोग सब बहुत सभ्य माने जाते हैं, एलीट क्लास मुसलमानों का माना जाता है, जब यही आपस में गुत्थिम गुत्था कर रहे हैं तो नीचे बॉटम लाइन पे क्या मैसेज जा रहा होगा? गुत्थम गुत्था जो हो रही है मोहम्मद अहमद साहब, उसकी आपको जड़ में जाना होगा कि ये गुत्थम गुत्था क्यों शुरू हुई। फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरी अना और मेरी ज़िद की वजह से गुत्थम गुत्था हो रही है और मेरी उस ज़िद को छोड़ने से गुत्थम गुत्था बंद हो जाए, तो मैं अकेला हूँ ना, तो गुत्थम गुत्था बंद हो जाएगी। तो क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? क्यों आप एक आदमी नहीं मान सका कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी एज 75 हो गई है, मैं एमओए के मुताबिक मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर ये वो इस बात को छोड़ देते, अपनी ज़िद को छोड़ देते, बहुत सीनियर आदमी है वो, अगर इस ज़िद को छोड़ देते तो ये गुत्थम गुत्था होती नहीं। भाई आप 20 साल रह लिए, आप ये कहते कि ठीक है मैं इस बार नहीं चुनाव लड़ता, अगली बार देखेंगे, आप लोगों में से जो चुनाव लड़ना चाहे वो चुनाव लड़े, 5 साल काम करके दिखाए, देखेंगे। आप तो संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो सराज साहब के ग्रुप की एक जो बात ये है कि साहब अगर भारत के संविधान में तब्दीली हो सकती है तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं बदलाव हो सकता है? तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब मैंने कहा था 2019 में? ये चुनाव के नज़दीक क्यों बात फिर से निकल आई? ये तो ऑफर मैंने दिया था कि मैं ये चाहता हूं कि आपके फुटप्रिंट्स यहाँ हमेशा बने रहें। अगर एज का ये क्राइटेरिया निकालना है एमओए में से तो अभी निकाल दीजिए, उसको बाद में मुश्किल होगी। When I did, वो तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप खुद सदर लड़ना चाह रहे थे और पता नहीं क्या क्या एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं। बुराई क्या है? अगर मैं सदर लड़ना चाह रहा था तो इसमें बुराई क्या है, ये बताइए मुझे। आपको कोई बुराई नजर आती है इसमें? कोई भी लड़ सकता है, मेंबर हो तो। डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का आइन है, हमारा भी आइन है, हर आदमी आज़ाद है चुनाव लड़ने के लिए। मैं भी आज़ाद हूँ और मैं आपसे फिर से हो सकता है मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगी ना। मुझे यहाँ एक जान फूंकनी थी, यहाँ पे लोगों को मुझे क्या बोलते हैं उसको, ये बात को सतह पे लानी थी ऊपर कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो मैं ले आया। मेरा काम ख़त्म हुआ। बाकी लोग जो हैं इसको सेंटर को आगे लेके जाएं। इस सेंटर को आगे ले जाने के लिए, इसकी फलाह के लिए, बहबूदी के लिए मैं बाहर से बैठ के जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। मेरी जान हाजिर है इसके लिए। लेकिन बदर साहब इतने सीनियर मेंबर हैं यहाँ पर और सब या तो अल्लाह के मानने वाले हैं या राम जी के मानने वाले हैं या कोई गुरुद्वारों को मानने वाला, मतलब अपने अपने धर्म को लोग मानते हैं। और एवरीबडी कहता साहब कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, हर उस सब कोई अल्लाह परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन सारे कुछ हो भी रहे हैं उल्टे काम और परमात्मा की बात भी हो रही है। तो ये दो रुखा कैसे चल रहा है? देखिए कोई परमात्मा, मतलब परमात्मा तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं, उसको मानने वाले अलग अलग लोग हैं। परमात्मा कभी नहीं चाहते कि सोसाइटी में इंतशार पैदा हो, इनइक्वालिटी हो, इनजस्टिस हो। हमारे यहाँ तो बल्कि आप अगर कुरान की बात करें या गीता की भी बात करें तो वहाँ पे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हुई है। कुरान ने मैसेज दिया और उसका बाकायदा निसाब बनाया गया है कि किस तरह से वो जो एक्सेस वेल्थ है वो कैसे सोसाइटी में। और ऐसा नहीं है कि वो जब कहता है कि अपने पड़ोस में देखिए आप, तो ऐसा नहीं है कि आप पड़ोस में, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पड़ोस में रहने वाला कौन है, कोई भी हो सकता है। मजहब की बात नहीं की गई कुरान में, मजहब की बात कहीं भी नहीं है। जो गरीब है उसको दीजिए आप। तो ये हम अपने सिर्फ अपने मफाद के लिए बात करते रहें। आज अभी भी समय है चुनाव में, मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट एक इदारे की बुनियाद रखी जाए ताकि उसको अगले 5 साल में जो भी टीम आए, हम टीम की बात ही नहीं कर रहे, ना हम अपनी बात कर रहे हैं, ना जो बाकी लोग बैठे हैं उनमें से चुनने की बात हो रही है। उस इदारे को बनाएं, एक ऐसा इदारा जो किसी भी कम्युनिटी में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको ज़रूरत है उसकी, वो लोग वहाँ पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे शहरी बने, मुल्क को मजबूत करें। एक आखिरी सवाल, आपकी मेंबरशिप चली गई, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? इतने दिन तक आप मेंबर लेस रहे, वो कैसा फेज गुजरा? और अब आपकी मेंबरशिप रिस्टोर कर दी गई है, वो कैसा? तीनों फेजेस कितने खुशी और दुख भरे रहे? दुख तो मैं नहीं कहूँगा कि दुख मुझे हो, लेकिन अफसोस ये था मुझे कि मैं यहाँ काम करने आया था, मैं अपने मफाद में यहाँ आया ही नहीं। और
ये सोच के कि अरे ये आदमी जो है इसको तो बड़ी मालूमात है, और उससे अगर कोई ये हो कि मतलब जो सदर हैं यहाँ के वही डर जाएं कि ये तो कल को प्रेसिडेंट बन जाएंगे, यहाँ तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी, तो ये अफसोस मुझे हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा 2019 में मैंने कहा था कि अगर आपको रहना है, मैं चाहता हूँ आपके फुटप्रिंट यहाँ रहें, उस आदमी से आप डरोगे। तो मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मैं तो ये चाहता था कि यहाँ अच्छा काम हो, और मुझे दुख बिल्कुल नहीं हुआ। आपने भी, मुझे याद है आपने मुझे फ़ोन किया कि आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट की, आप कुछ मीडिया पे आके कहना है। तो मैंने आपसे ये कहा कि नहीं, मीडिया पे मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि एक ही इंस्टीट्यूशन है यहाँ दिल्ली में जो मयारी इंस्टीट्यूशन, उसकी बदनामी होगी। और मैं कोर्ट भी नहीं गया मेंबरशिप को लेके। मैं हाई कोर्ट, जब मुझे सेक्रेटरीशिप से हटाया था, मैं हाई कोर्ट, क्योंकि वो भी इलीगल था, उसकी भी अगर आप प्रोसीडिंग देखें तो वो भी इलीगल था। मैं गया था रिट में। मैं फिर यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने तमाम सुनने वालों को, रिट में कोर्ट ने ये कहा कि आप सूट में जाइए। रिट चूँकि इस पे ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है तो रिट नहीं बनती है, आप उसमें आप सूट में जाइए। तो मैं सूट में दोबारा इसलिए नहीं गया, चलो मैं तो 2-4-5 लाख रुपये खर्च हो, मैं अपनी जेब से खर्च करके डिफेंड कर लूँ अपने आप को। लेकिन यहाँ जो पैसा डिफेंड करने के लिए खर्च होगा तो मेरे मेंबर्स के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है वो, मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं खामोश बैठ गया। मैंने कहा जब अल्लाह मियाँ इनको अक्ल देगा तो मेंबरशिप मेरी बहाल हो जाएगी। जब भी जितना भी समय लगे, नहीं होती तो मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बात ही नहीं, ना मैं किसी मीडिया में भी जाता। नहीं, लेकिन बदर साहब एक ब्रीफ में छोटा सा बताइए कि सिराज साहब ने जब आपकी मेंबरशिप का मसला आया, सिराज साहब ने एलिगेशन लगाया कि साहब बदर साहब अपनी मनमानी चलाते थे, जो मिनट्स बनाने होते हैं सेक्रेटरी को, मिनट्स के बनाए अपने मिनट लेके आ जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई तरह से, मतलब वो जो सेक्रेटरी होता है वो आंसरेबल टुवर्ड द प्रेसिडेंट ओनली, उस बस उसका इतना सा काम होता है कि जो प्रेसिडेंट कहे वही करे। लेकिन बदर साहब ने सारे रूल ऑफ लॉ का वायलेशन किया। न सिराज साहब बच्चे हैं, न बाकी लोग बच्चे हैं। आप भी जानते हैं आइन क्या है। सेक्रेटरी किसी भी बॉडी का आंसरेबल होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी नहीं होता है, सेक्रेटरी बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। और सेक्रेटरी ऐसा नहीं कोई प्राइवेट सेक्रेटरी को पीए हो गया। सेक्रेटरी की अपनी एक अहमियत है। मान लिया कि प्रेसिडेंट, आइन में प्रेसिडेंट को पावर्स हैं, लेकिन पावर्स, जो तमाम पावर्स हैं वो बोर्ड को हैं। बोर्ड चाहे जिसको अपॉइंट करे सेक्रेटरी, बोर्ड चाहे जिसको खारिज करे। और बोर्ड में कोई फैसला, जब हमारी सेक्रेटरीशिप भी टर्मिनेट की थी, कोई फैसला नहीं हुआ कि हमको टर्मिनेट। ये उठ के बोर्ड में खड़े होकर चिल्लाने लगे तो मुझे भी फिर उसका जवाब देना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको ऊंची आवाज़ में करके जवाब दूं, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मैंने कहा, हमने कहा कि आप रिज़ाइन कीजिए, मुझसे कहा उन्होंने, तो हमने कहा आप भी रिज़ाइन किया, आपने 20 साल से कोई काम नहीं किया। यू रिज़ाइन, आई विल ऑल्सो रिज़ाइन। तो ये तरीका, अगर कोई आदमी अपनी टीम को लेके साथ नहीं चल सकता है, 7 लोगों की टीम है, एग्जेक्टिव मिला तो 11 लोगों की टीम है, उसको अगर कोई तो आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है इसका मतलब। और सिर्फ इसलिए कि आपके फेवर में 200-300-400 मेंबर्स हैं तो आप हर चुनाव में अपनी मनमानी चलाएंगे, या चुनाव जीतने के बाद अपनी मनमानी चलाएंगे। ये तो गवर्नमेंट ने इसको, इस ज़मीन को का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है, मेंबर्स की गाढ़ी कमाई से ये सेंटर का सुपर स्ट्रक्चर बना है। तो ये धरोहर है हमारी, हम इसको ऐसे बर्बाद कैसे होने देंगे, या किसी एक आदमी को बैठ के मनमानी कैसे करने देंगे। तो बहुत शुक्रिया। ये थे बदर साहब, जिनका साफ कहना है कि पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर यूनिवर्सिटी बनाए, वो चाहते थे स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, फंड को मैनेजिंग की का पूरा निज़ाम कायम हो। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी चाहते थे कि कोविड के दौरान इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की अपनी वैन हो, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी कोई लोगों के बीच में जाए, दवाइयाँ बांटे, खाने बांटे, ताकि एक समाज में एक मैसेज जाए। जो मुस्लिम कौम की जो इमेज लगातार गोदी मीडिया, रोगी मीडिया के जरिए से ख़राब की जा रही है, उस इमेज को ब्रश किया जाए और साफ किया जाए कि साहब मुसलमान अच्छे काम करते हैं, इस देश के नागरिक के तौर पे वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कभी लाल किला दिया था, तो आज वो इस तरह की खिदमत भी कर रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये कब थमेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बदर साहब का भी यही कहना है कि अगर सिराज साहब अपनी जिद को छोड़ दें तो सारी समस्या उसी वक्त खत्म हो सकती है। लेकिन सिराज साहब क्या कुछ करेंगे नहीं करेंगे ये समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वतन समाचार।